नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। एड्यूवेंचर के इस एपिसोड में हम नवाचार के दूसरे भाग में नीट के बारे में चर्चा करेंगे। क्यूरियोसिटी से साइंटिफिक इंक्वायरी शुरू होती है। हम हमेशा अपने आसपास की चीज़ों के बारे में उत्सुक रहते हैं, जैसे कि क्षितिज पर हमेशा एक ही स्थान से सूरज क्यों उग रहा है, हवा में पक्षी कैसे उड़ रहे हैं आदि। वैज्ञानिक ज्ञान की मदद से हमारी जिज्ञासा शांत होती है। वैज्ञानिक दुनिया का अध्ययन वैसे ही करते हैं जैसी वो है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। इस प्रकार वैज्ञानिक ज्ञान के परिणाम स्वरूप हमें अपनी दुनिया की बेहतर समझ मिलती है। लेकिन नवाचार जो इनोवेटर्स हैं वो ह्यूमन नीड से इससे उपजा है। जो इनोवेशन ह्यूमन नीड से उपजता है। हमें अपने आवश्यकताओं को पूरा करने और सेटिस्फाई करने के लिए हरदम नई नई चीज़ों की आवश्यकता होती है। इनोवेटर्स ऐसी दुनिया बनाते हैं जो पहले कभी भी नहीं थी। इस प्रकार नवाचार के फलस्वरूप हमारे रहने के लिए हमें एक बेहतर दुनिया मिलती है। अब हम नवाचार पे चर्चा करेंगे। इनोवेशन रचनात्मक विचारों, क्रिएटिव आइडियाज़ और इनोवेशन को ऐसे उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया है जो वैल्यू क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ वे मार्केटिंग के योग्य भी होते हैं। यह आर्थिक प्रणाली का एक हिस्सा है। नवाचार जोखिम उठाने का पर्याय है। रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स और टेक्निक्स बनाने वाले संगठन सबसे बड़ा जोखिम उठाते हैं क्योंकि वो नए नए बाजार बनाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनोवेटर वो व्यक्ति होता है जो विशेष रूप से कैपेबल है कि मौजूदा नीड को समझने में वो सक्षम हो, इसके सलूशन को उस रूप में कल्पना करने में विशेष रूप से कॉम्पिटेंट हो, जो फिजिकली रियलाइजेबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है और यूजर्स को एक्साइट करती है। अब हम देखेंगे नीड क्या है। आवश्यकता किसी भी उत्पाद या सेवा की डिमांड है जिसके लिए ग्राहक के पास भुगतान करने की क्षमता है और भुगतान करने के लिए तैयार भी है, इच्छा भी है उसके पास। गलत नीड स्टेटमेंट खोज के एक अलग रास्ते की ओर ले जाता है और इस प्रक्रिया में वांछित सलूशन हम खो देते हैं। नीड को रिकॉग्नाइज करने से पहले सलूशन की कल्पना नहीं करें, सपने नहीं देखें। प्रिलिमिनरी नीड स्टेटमेंट यथासंभव जेनरिक होना चाहिए। साथ ही साथ इसको समस्या की आवश्यक प्रकृति को परिभाषित भी करना चाहिए। उदाहरण के लिए मच्छरों के खतरे की समस्या का उद्देश्य मच्छरों को मारना, मच्छरों को भगाना या मच्छरों को से खुद को सुरक्षित करना हो सकता है। इनमें से प्रत्येक उद्देश्य अलग अलग सॉल्यूशंस में परिणत होंगे। नदियों में बरसात के मौसम में बाढ़ की समस्या से बचने के लिए जलग्रहण क्षेत्र में बारिश को नियंत्रित करना या नदी के प्रवाह को नियंत्रित करना या आम लोगों को बाढ़ से बचाना जैसे उद्देश्य हो सकते हैं, प्रयास हो सकते हैं। लेकिन हर उद्देश्य पर हमको सॉल्यूशन अलग अलग मिलेंगे। अब हम पुराने और नए नवाचारों के बारे में बात करेंगे। पुराने प्रवर्तक केवल सीमित स्थानीय समस्याओं से ही चिंतित रहते थे। वे एक समस्या को एक समय में संभालते थे। पुराने दिनों में चीज़ें बहुत कम संख्या में और लिमिटेड क्वांटिटी में डेवलप की जाती थीं। वे स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करती थीं और गलत विकल्प के लिए
उनके ऊपर जो पेनल्टी थी वो भी लिमिटेड होती थी। परिवहन की समस्या को सड़क की गुणवत्ता, यातायात की भीड़ और अन्य संबंधित मुद्दों से अलग करके स्वतंत्र रूप से संभाला गया था। अब स्थिति बिल्कुल भिन्न है। हमें सभी संबंधित मुद्दों को एक साथ ध्यान में रखना चाहिए और सिस्टम स्तर पर समस्या पर काम करना चाहिए। व्यक्तिगत घरों और झोपड़ियों को संबद्ध सेवाओं जैसे कि वाटर सप्लाई, नगर नियोजन, स्वच्छता आदि की परवाह किए बिना डिज़ाइन किया गया था। सिस्टम, प्रोडक्ट और सर्विसेज की परस्पर निर्भरता के लिए पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए और हमें समाज, समुदाय और वैश्विक स्तर पर सोचकर डिज़ाइन करना चाहिए। एक ही या एक समान समस्याओं को अलग अलग क्षेत्रों में, गांवों और इलाकों में एक साथ हल करने का प्रयास किया गया। इस तरह से देश में एक ही उद्देश्य के लिए कई तरह के मिट्टी के बर्तन विकसित किए गए। आजकल के नवाचार बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, अक्सर वैश्विक स्तर पर। गलत विकल्प उद्योग को स्वीकार नहीं है, इसके लिए बहुत भारी दंड भुगतना पड़ता है। पुराने दिनों की प्रक्रियाएं बिना समय की बाध्यता से आराम से छोटे छोटे ग्राहकों के लिए फुर्सत से की जाती थी। विकास या संशोधन के लिए लगने वाला समय कभी भी बाधा नहीं बनता था। गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाला स्थानीय निवासियों के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गांवों के लिए बर्तन बनाता था। कुम्हार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल और संसाधनों के बारे में अध्ययन करता था और ट्रायल और एरर विधि से वो गांव या आसपास के गांव के लिए उपयोग में आने वाले बर्तन विकसित करता था। हालांकि आधुनिक बर्तन बनाने की प्रक्रिया को विभिन्न प्रकार के मटेरियल, इक्विपमेंट और वैरायटी ऑफ यूजर्स की बहुत बड़ी आबादी के लिए सूटेबल होना चाहिए। इसमें इकोनॉमिक कंसीडरेशन पर भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए उत्पादों के डिज़ाइन, विकास और निर्माण पर एक अलग तरह की जिम्मेदारी होती है। अक्सर यूज़र की ज़रूरत के आधार पर शुरुआती नवाचार, इनिशियल इनोवेशंस, पुराने उत्पादों को रिफाइनमेंट तक ही सीमित थे। आमतौर पर पूरी तरह से नई अवधारणाओं को न तो आवश्यकता ही थी उनकी, न ही उनका अभ्यास किया जाता था। तो कोई नॉवेल सॉल्यूशन नहीं थे पुराने ज़माने में। परिवहन की सुविधा, मेट्रो रेल या मल्टी लेयर्ड जो सड़कें हैं, उनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा क्योंकि आवश्यक ही नहीं था। टेक्नोलॉजी में तेज बदलाव के कारण उपयोग में आने वाले उत्पाद और सेवाएं ऑब्सोलीट हो जाती हैं। उद्योगों में नई मांग पैदा होती है और फिर नई कंसेप्ट की मांग डेवलप होती है। कभी कभी उत्पाद या सेवा को भविष्य में भी उपयोग के लिए विकसित किया जाता है, जिसमें भविष्य में विकसित होने वाले तकनीक को शामिल किया जाता है। ये उत्पादों का दोष नहीं है कि वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। तकनीकी विकास ने नई मांगें पैदा की जिन्हें वे पूरा करने में असमर्थ थे। उदाहरणार्थ स्लाइड रूल, लॉक टेबल, पेजर, कोडक कैमरा, लैंडलाइन फोन के सर्कुलर डायल, इंक पेन, ग्रामोफोन, केरोसिन कार आदि ऐसे उत्पाद हैं जो अपने डिज़ायर्ड फंक्शन को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर रहे थे,
लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के परिणाम स्वरूप बेहतर उत्पाद सामने आए, जिनसे उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, बेटर परफॉर्मेंस दी, जो नई मांग को पूरा कर सकते थे। इसलिए पुराने गायब हो गए और ऑब्सोलीट हो गए। अतीत में संचार के सीमित साधन थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना का हस्तांतरण संभव नहीं था। कम्युनिकेशन वॉज वेरी डिफिकल्ट। अन्य अन्वेषकों को अन्यत्र हुई सफलता के बारे में पता ही नहीं चलता था। एक इनोवेटर यहाँ था, दूसरा इनोवेटर कहीं और था, उसको मालूम नहीं था कि कोई क्या कर रहा है। अधिकांशतः सूचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से ही पहुंचाई जा सकती थी। इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण विवरण, विशेषताएं और कारण खो गए। अब हमारे पास संचार के बहुत ही कुशल साधन हैं। हम विकसित उत्पाद से संबंधित सभी वांछित विवरणों को बनाए रख सकते हैं और उनका विश्लेषण भी कर सकते हैं, उसको डिजिटल स्टोर कर सकते हैं। इस प्रकार हम केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्रिएटर के वर्बल ट्रेनिंग पर ही निर्भर नहीं कर सके। जो क्रिएटर्स थे पहले, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपने हाथ से समझाया करते थे। पहले विकास ट्रायल और एरर की विधि का उपयोग करके किया जाता था। यह कारीगर की व्यक्तिगत एक्सपर्टाइज पर बिना किसी अच्छे लॉजिकल रीज़न के आधारित था। कभी कभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप गलत विकल्प का भी सामना करना पड़ता था, जिसके लिए जुर्माना भरना पड़ता था। वर्तमान में नवाचार कई व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं उपलब्ध हैं। साइंटिफिक मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे पास, इसलिए गलत नवाचार की संभावनाएं कम हो गई हैं। नव प्रवर्तन प्रक्रियाओं को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, दो समूह में बांटा जा सकता है। एवोल्यूशनरी इनोवेशन और रिवोल्यूशनरी इनोवेशन। एवोल्यूशनरी इनोवेशन या विकासवादी नवप्रवर्तन वर्तमान की आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादों में अधिकतर ग्रेजुअल परिवर्तन करके किया जाता है। प्रत्येक परिवर्तन यूजर द्वारा सामना किए जाने वाली किसी कठिनाई को दूर करने में या कुछ नई सुविधाएं पेश करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए ग्राहक कुछ अतिरिक्त कीमत चुकाने के लिए तैयार है। यह परिवर्तन की प्रक्रिया बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के समान है। इसे विकासवादी परिवर्तन कहा जा सकता है। कई हजार वर्षों में वर्तमान रूप में बैलगाड़ी का विकास इसी एवोल्यूशन की प्रक्रिया का एक उदाहरण है। अब हम क्रांतिकारी परिवर्तन, नव परिवर्तन या रेवोल्यूशनरी इनोवेशन के बारे में बात करेंगे। अक्सर हमें समस्या के लिए एक बिल्कुल नई अवधारणा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें आइडिया की चर्निंग करके एक नए समाधान पर पहुंचना होता है। दिमाग को खलबलाना पड़ता है। नव प्रवर्तक का दिमाग, इसमें कई अनकनेक्टेड विचारों के एक प्रकार का कबाड़ खाना होता है। यहाँ से एक आइडिया और दूसरे कोने से दूसरा आइडिया इकट्ठित करके और एनालॉजी का उपयोग करके बिंदुओं को जोड़कर समाधान प्रस्तुत किया जाता है। हाल ही में शुरू की गई कोच्चि जल मेट्रो, कोच्चि वाटर मेट्रो, कलकत्ता की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, पेटीएम या यूपीआई मनी ट्रांजैक्शन की विधियां क्रांतिकारी नवाचार के नीड बेस्ड उदाहरण हैं। किसी भी सभागार के फर्श को बहुत कम समय में साफ करने के लिए
एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि कुर्सियां फर्श पर लगी होती हैं और इसके लिए आइडियाज़ के एक्सप्लोरिंग की आवश्यकता हो सकती है। जैसे हम शुरुआत में सोच सकते हैं कि हमें फर्श की ही ज़रूरत क्यों है, इसके बजाय हनी कोम के आकार की फॉल्स फ्लोरिंग का संरचना उद्देश्य को पूरा करती है। फॉल्स फ्लोर पर धूल जमा हो जाती है जिसे तुरंत हटाया जा सकता है और फर्श को तेजी से साफ किया जा सकता है। अब हम एक नई रेवोल्यूशनरी विधि के बारे में बात करेंगे जिसे पंचतंत्र विधि कहूँगा मैं। रेवोल्यूशनरी इनोवेशन के लिए एक अन्य विधि का उपयोग किया जा सकता है जिसे पंचतंत्र विधि कहते हैं। प्राचीन भारत में एक राज्य में डीमोटिवेटेड राजकुमारों का एक ग्रुप था और वे किसी भी गुरु से फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए डीमोटिवेटेड और रिलेक्टेंट थे, वो नहीं पढ़ते थे। पंडित विष्णु शर्मा को इन राजकुमारों को शिक्षित करने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने राजकुमारों को उस समय के प्रचलित पारंपरिक तौर तरीकों से नहीं पढ़ाया। उन्होंने उन्हें पक्षियों, जानवरों आदि के बारे में रोचक कहानियाँ सुनाई और इस प्रकार उन्होंने राजकुमारों को विभिन्न शास्त्रों को, जिसमें नीति शास्त्र भी शामिल है, स्टोरी बेस्ड मोड से उनकी शिक्षा दी। राजकुमारों को यह सीखना बहुत मज़ेदार लगा, बहुत दिलचस्प लगा और इन कहानियों का संग्रह पंचतंत्र के रूप में आज भी उपलब्ध है। उसने कहा कि यदि वह व्यापारी की बेटी से विवाह कर ले तो वो व्यापारी का कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी और उसकी बेटी दोनों ही इस प्रस्ताव से घबरा गए, भयभीत हो गए। चालाक साहूकार ने सुझाव दिया कि इस मामले का फैसला हम लोग ईश्वर पर छोड़ दें, भगवान पर छोड़ दें। वो व्यापारी बगीचे के बीच में तीनों जने कंकड़ पत्थर से भरे रास्ते पर खड़े हुए थे। साहूकार ने उनसे कहा कि वो एक खाली थैले में एक काला और एक सफ़ेद कंकड़ डालेगा। फिर लड़की को थैले में से एक कंकड़ चुनना होगा। अगर वह काला कंकड़ चुन लेती है तो वो साहूकार की पत्नी बन जाएगी और उसके पिता का कर्ज माफ हो जाएगा। अगर वो सफ़ेद कंकड़ चुन लेती है तो उसे साहूकार से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पिता का कर्ज फिर भी माफ हो जाएगा। लेकिन अगर वो कंकड़ चुनने से इनकार कर देती है तो उसके पिता को जेल में डाल दिया जाएगा। जब वे बात कर रहे थे तो साहूकार ने सड़क से 2 कंकड़ उठाने के लिए वो झुका। जैसे ही उसने उन्हें उठाया, तेज तर्रार लड़की ने देखा कि उसने 2 काले कंकड़ उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल लिया है, सफ़ेद एक भी नहीं है। फिर उसने लड़की से थैले में से एक कंकड़ चुनने के लिए कहा। अब कल्पना करें कि कितनी विषम स्थिति है। कल्पना करें कि आप व्यापारी के बगीचे में खड़े हैं। आप लड़की की जगह होते तो क्या करते हैं? सावधानी पूर्ण एनालिसिस करने पर 3 बातें सामने आती हैं। पहली, लड़की को कंकड़ लेने से मना कर देना चाहिए। दूसरी, लड़की को दिखाना चाहिए कि थैले में 2 काले कंकड़ हैं, सबको बताए कि 2 हैं काले, एक भी सफ़ेद नहीं है, और साहूकार को धोखेबाज के रूप में उजागर करना चाहिए। तीसरा, लड़की को एक काला कंकड़ चुन लेना चाहिए और अपने पिता को
उसके कर्ज और कारावास से बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देना चाहिए। इस स्तर पर हम कहानी पर गहराई से विचार करें। उपरोक्त कहानी का उपयोग मैं इस उम्मीद से कर रहा हूँ कि हमें लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच, और इनोवेटिव थिंकिंग, अभिनव सोच के बीच के अंतर को समझने में मदद मिलेगी। लड़की की दुविधा को पारंपरिक तार्किक सोच से हल नहीं किया जा सकता। लड़की ने थैली में हाथ डाला और एक कंकड़ निकाल लिया और उसे बिना देखे ही उसने टटोला और कंकड़ से भरे रास्ते पर गिरा दिया। वो कंकड़ तुरंत बाकी सभी कंकड़ों के बीच में खो गया। वो लड़की बोली, ओह, मैं कितनी अनाड़ी हूं कि अपना कंकड़ मैंने गिरा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप थैली में बचा हुआ कंकड़ ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ उठाया था, कौन सा कंकड़ चुना था। अब चूंकि बाकी बचा हुआ कंकड़ काला है, इसलिए ये मान लेना होगा कि उसने सफ़ेद कंकड़ चुना था। अब चूंकि साहूकार ने अपनी बेईमानी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं दिखाई, इसलिए लड़की ने असंभव लगने वाली स्थिति को बेहद फायदेमंद स्थिति में बदल दिया। इसी प्रकार जटिल समस्याओं का समाधान भी होता है। कभी कभी हमें उनके बारे में नए तरीके से सोचना पड़ता है। मैं अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगले मंगलवार को हम किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। आपको तो ज्ञात ही है कि हर मंगल को एड्यूवेंचर का एक एपिसोड अपलोड होता है। जय हिंद।